क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत है। देखिए, डेली करंट अफेयर हम लोग देखेंगे 13 दिसंबर का। रोज ये आता है 6 बजे, ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारे जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। कोई क्वेरी है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272 पर। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं 13 दिसंबर के, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए, वो हैं ये वाले। एक ईपीएफओ स्पेशल भी आपका एक टॉपिक है। ईपीएफओ का इंटरव्यू होने वाला है, पूरी तैयारी हमारे यहाँ कराई जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो टॉपिक्स हैं, ड्रोन, ज्योतिर्लिंगम, वीवी गिरी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट, पिनका, एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक सैंट मिसाइल, गौतम राघवन इंटरनेशनल माउंटेन डे, तबलीगी जमात, वाइल्ड लाइफ क्राइम और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, इन सबको विस्तार में चलिए देख लेते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 से साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित जो है पहला टॉपिक जो है वो है ड्रोन स्कूल से। कुछ ड्रोन स्कूल बनाए जा रहे हैं एमपी में, ठीक, यानी कि मध्य प्रदेश। और ड्रोन पॉलिसी जो अभी आई थी लेटेस्ट, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन और यूपीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, ठीक। तो इसको जरूर जरूर कर लिएगा, ड्रोन पॉलिसी से संबंधित, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ड्रोन स्कूल जो है, अभी यहाँ पे ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ पे ड्रोन मेला हुआ। इसको ऑर्गेनाइज किसने किया? मंत्रालय जो सिविल एविएशन का है, ठीक। किसके साथ मिलकर? गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो एक चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पर गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, आपका एक इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है, यानी कि एकेडमिक भी इन्वॉल्व है, जो कि ड्रोन, क्योंकि स्कूल की बात हो रही है, और इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है, फिक्की ऑफ ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक। तो एक तरीके से एकेडमिक इंडस्ट्री का भी जो है इंटीग्रेशन किया जा रहा है। ड्रोन स्कूल में क्या होगा भैया? ड्रोन से संबंधित पढ़ाई होगी, ड्रोन बनाए जाएंगे, ठीक। 5 ड्रोन स्कूल बनाए जाने हैं मध्य प्रदेश में। और ये जो आपका ड्रोन मेला था, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, ड्रोन को मैन्युफैक्चर करने वाले, निर्माता, ड्रोन की सर्विस प्रोवाइडर। ड्रोन पॉलिसी आप पढ़ोगे तो सर्विस प्रोवाइडर्स की बात उसमें करी गई है। ड्रोन एंथुजियास्ट जो काफ़ी सारे ड्रोन उड़ाते हैं, यूज़र जो समुदाय हैं, जैसे कि आपका स्टूडेंट हो गए, फार्मर्स हो गए, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र ये सब छिड़कने के लिए, और कॉमन मैन, ठीक। और जो यहाँ पे प्रोग्राम हुए वो क्या थे भैया? ड्रोन की प्रदर्शनी हुई, प्रदर्शन हुआ, डेमोन्स्ट्रेशन, ड्रोन की स्पर्धा हुई, यूज़र इंटरेक्शन हुए, लॉन्चेस हुए, ठीक। पार्टिसिपेंट ने क्या क्या देखा भाई साहब? यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार देख लेते हैं। स्पाइस एक्सप्रेस ड्रोन एयरलाइन प्रोग्राम, और इनॉग्रेशन किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी को, और एक MOU भी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया बिटवीन फिक्की और मिट्स जो माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ताकि जो है इंडस्ट्री और एकेडमिया का जो सहयोग है, कोलैबोरेशन है, उसको और पुख्ता किया जा सके, ठीक। ये हमारे मंत्री हैं सिविल एविएशन के, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, और देखिए इन्हीं सारे टॉपिक का मैं आखिरी में क्विक रिवीजन, समरी रिवीजन कराता हूँ, उसको तो जरूर देख लिया करिए, ठीक। और ताकि जो है आपका, मान लीजिए बाद में आप रिवाइज भी कर रहे हैं या फिर आज भी, तो एक तो पहले आप पूरा विस्तार से पढ़ते हैं, फिर उसका रिवीजन भी कर लेते हैं। बाद में भी देखना है तो मैं टाइम स्टाम्प देता हूँ आपको, यही वीडियो के नीचे जो है आपको अलग अलग टाइम, मतलब हर टॉपिक का अलग अलग टाइम स्टाम्प मिल जाएगा, ताकि आप जो है सीधे उस टॉपिक पर भी जाके देख सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो सके जो आपको टॉपिक पढ़ना है उसको रिलेटेड, ठीक। और समरी रिवीजन तो जरूर देखिए, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर संबंधित जो है ज्योतिर्लिंगम टेम्पल्स ऑफ महाराष्ट्र। देखिए ज्योतिर्लिंगम शिवा जो एक हिंदू धर्म में होते हैं भगवान, उनसे संबंधित है। ज्योतिर्लिंग जैसे बनाया जाता है, तो वो 12 हैं पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। पूरे भारतवर्ष में 12 हैं, लेकिन 4 जो है महाराष्ट्र में है, जो कि बहुत ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यहाँ पर है इन्वॉल्व हो जाती है, जिसका एक इनिशिएटिव है देखो अपना देश, उसके अंतर्गत एक वेबिनार रखा गया, जिसमें कि ऑनलाइन ज्योतिर्लिंगम टेम्पल ऑफ महाराष्ट्र के बारे में बताया गया, दिखलाया गया, ठीक। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। कौन से वो 4 ज्योतिर्लिंगम है जो कि आपके महाराष्ट्र में है? त्र्यंबकेश्वर हो गया, भीमशंकर हो गया, पराली वैजनाथ हो गया,
और ग्रीष्णेश्वर हो गया, ठीक, एंड औंध नागनाथ, ये प्रोमिनेंट ज्योतिर्लिंग है इन द स्टेट ऑफ जो है महाराष्ट्र। तो ये 4 नहीं 5 जो है आपके ज्योतिर्लिंग हो गए। जो आपका त्र्यंबकेश्वर है ये तो नासिक के आपके दक्षिण पश्चिम एरिया में 28 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। और ये एक जो है बड़ा नासिक में आपको मालूम होगा कुंभ मेला होता है, ठीक। तो 4 जगह कुंभ मेला होता है, अभी नीचे दिखाऊंगा आपको, यहाँ पर देखिए मैंने बना रखा है, ठीक। क्वेश्चन भी है, कई लोग कहते हैं क्वेश्चन अलग से दिया करिए, अरे टॉपिक पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन करवाऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। तो ये यहाँ पर जो सिंहस्थ फेयर जो होता है, मेला होता है, कुंभ मेला, चार जगहों में से एक जगह है ये नासिक, वहाँ से त्र्यंबकेश्वर जो है दक्षिण पश्चिम जगह है आपका 28 किलोमीटर दूर, ठीक। पूरी दुनिया, पूरी इंडिया से लोग यहाँ पर आते हैं। ज्योतिर्लिंग जो है आपके शिवा जो भगवान है हिंदू धर्म में, उनसे संबंधित है और काफ़ी टाइम से लोग जो है इसमें मान्यता रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारतवर्ष में। सबसे साउथ में है रामेश्वरम, सबसे नॉर्थ में है केदारनाथ। आप लोग को ये बताना है ज्योतिर्लिंग 12 देखकर कि सबसे वेस्ट में और सबसे ईस्ट में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, ठीक। और ये जो है आपका पुराण जो है हमारे हैं, लिटरेचर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी बार इनका जिक्र किया गया है। अब देखिए कुंभ मेला की जो जगह हैं, ठीक, देखिए कुंभ मेला 12 वर्षों में 4 जगह होता है, ठीक। तो कहीं पे अर्ध कुंभ मेला भी होता है। सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है, जहाँ पर, अच्छा यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो ये है कि प्लेसेस दी हैं वो 4 जगह कौन कौन सी हैं और जो है कौन कौन सी रिवर्स पे जो है ये बनाया जाता है, यह कुंभ मेला जो है होता है, उसको भी आप लोग को बताना है। तो प्रयागराज तो भैया आपको पता है जहाँ पे जो है संगम होता है गंगा यमुना का और सरस्वती का, जो कि मैथोलॉजिकल अब हो गई है, ठीक। तो वो हो गया रिवर्स। हरिद्वार में गंगा रिवर पे होता है ये, उज्जैन में शिप्रा रिवर पे है, और नासिक में कौन सी रिवर है ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिवर है सदर्न इंडिया की, प्रायद्वीप भारत की या फिर पेनिनसुला इंडिया की, ठीक। तो कमेंट करके बताना है नासिक पे वो कौन सी रिवर है जहाँ पर ये आपका कुंभ मेला बनाया जाता है, ठीक। तो ये हो गया। अगला जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमी जनरल स्टडीज पेपर 3 से है, लेकिन ईपीएफओ का जो अभी इंटरव्यू होने वाला है और ईपीएफओ की पूरी तैयारी मैं कराऊंगा, तो आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी जानकारी दी जाएगी। देखिए वीवी गिरी, ठीक, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है, जो कि नोएडा में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, उसकी एक जनरल काउंसिल है, ठीक। उसकी 50वीं मीटिंग थी। जो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है उसमें जनरल काउंसिल है, उसकी 50वीं मीटिंग थी, जिसमें जो है ये जो काउंसिल होती है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके जो लेबर मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं इसकी अध्यक्ष जनरल काउंसिल के, ठीक। और ये जो है किसके अंतर्गत हुई है ये वाली मीटिंग? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट न्यू दिल्ली 10 दिसंबर को हुई थी। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट जो है ये आपका जो मंत्रालय है श्रम मंत्रालय उसके अंतर्गत आती है, और एक ये स्वायत्त संस्था है जो कि ट्रेनिंग प्रशिक्षण देती है सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विसेज कौन सी? जो कि लेबर से संबंधित है, श्रम से संबंधित है। 1974 में इसको जो है गठन किया गया था। नोएडा उत्तर प्रदेश में वीवी गिरी इंडस्ट्रियल लेबर इंस्टीट्यूट का जो है हेडक्वार्टर है, और आपका ये डेडिकेटेड है कि रिसर्च, अनुसंधान और प्रशिक्षण देने के लिए सिविल सर्वेंट को, कौन से? जो कि लेबर जो है आपके ये हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, श्रम प्रशासक हैं, ट्रेड यूनियंस को, पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स को और जो भी लेबर संबंधित हैं उन सबको प्रशिक्षण और रिसर्च इन पे की जाती है यहाँ पर इस संस्थान में, ठीक। पहले इसका नाम था नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट 1995 तक, लेकिन बाद में जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं इंडिया के, वीवी गिरी जी, इनके नाम पे रख दिया गया। क्यों? क्योंकि ये अपने शुरुआती दिनों के पॉलिटिकल कैरियर के में जो है आपका यूनियन लीडर थे, ठीक। तो आप लोग को मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ट्रेड यूनियंस का जिक्र भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में किया गया है? कमेंट करके बताइए। और मैंने जब ईपीएफओ की तैयारी कर रहा था तो मैंने बताया भी था सेक्शन 7 के अंतर्गत ट्रेड यूनियन जो है के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 7 लोग होने चाहिए। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने जो ईपीएफओ एग्जाम कराया था वहां पे पूछा भी था, ठीक। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, आते हैं डायरेक्टली एग्जाम में,
ठीक, तो इसलिए जो है आप लोग को इसका आंसर जरूर करना चाहिए ताकि आप लोग का जो है और अच्छे से तैयारी हो सके और एग्जाम में भी आपको याद रहे। ठीक, तो अगला जो टॉपिक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल स्टडीज पेपर 3 से डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से है पिनाका। ठीक, पिनाका एक मिसाइल है जिसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, तो ये एक जो है एडवांसमेंट है, तो अभी इसका टेस्ट करना पड़ा। ठीक, तो यहीं इसी संबंधित जो है यहाँ पे ये न्यूज़ में है कि सक्सेसफुल टेस्ट अभी किया गया पिनाका एक्सटेंडेड रेंज और एरिया डिनाइल म्यूनिशन और जो है स्वदेशी रूप से जो विकसित फ्यूज हैं, इन सब का टेस्ट किया गया। ठीक, कहाँ पे किया गया? पोखरन रेंज पे किया गया। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है, और पिनाका जो है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। देखिए इस तरीके से है, कई सारे जो है बिल्कुल तर निकलते हैं इसमें से और दुश्मन को जो है बिल्कुल ख़त्म कर डालते हैं। तो यहाँ पर पिनाका की अब एक्सटेंड कर दी गई रेंज, तो और बढ़िया हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूट की बात होगी, तो वो इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है जरूर पढ़िए। यूपीपीसीएस की आदत है कि वो जो है इंस्टीट्यूट किस जगह लोकेटेड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो जो ये पिनाका जो एक्सटेंडेड जो आपकी रेंज सिस्टम बनाया गया है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, इसको डिज़ाइन ज्वाइंटली किया गया कहाँ, किसके द्वारा? जो डीआरडीओ की लेबोरेटरीज हैं। कौन कौन सी? पहली तो है ARDE, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पुणे। ठीक, पुणे में है ये। और दूसरी है HEMRL, ये भी पुणे में है, हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक, डीआरडीओ ने जब ये इसका प्रशिक्षण कर लिया, इसका जो है इसकी टेस्टिंग कर ली, तो अब ये टेक्नोलॉजी जो है इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र कर दी है और इंडस्ट्री अब इसको बनाएगी। ठीक, रिसर्च डिज़ाइन डेवलपमेंट हो गया, अब ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ाती। ये अपग्रेडेड वर्जन है पिनाका वर्जन का, मतलब रेंज अगर एक्सटेंड करेगी तो अपग्रेडेड तो ही है, और इसको जो है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में नवाजा गया है। एरिया डिनायल म्यूनिशन वेरिएंट जो है ये भी डिज़ाइन किया गया है, ये आपका ARDE पुणे के द्वारा, और इंडस्ट्री जो भी पार्टनर्स हैं वो सब इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ साथ जो है प्रॉक्सिमिटी फ्यूजेस जो होते हैं वो आपके जो है ये आपका पिनाका रॉकेट्स इसमें भी टेस्ट किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पिनाका है, ये मिसाइल है। ठीक है, आपका जो है सरफेस पे चल रही है, ये भी आपको दिख गया। मिसाइल ऑफ इंडिया जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़िए। एक जो है मिसाइल की श्रृंखला है या फिर सीरीज है जिसका मैंने ट्रिक दिया है पटना। ठीक, जिसमें कि मिसाइल हो गई पृथ्वी, दूसरी हो गई आकाश, तीसरी हो गई त्रिशूल, आपका चौथी हो गई नाग, और पांचवी हो गई अग्नि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये पटना जो मिसाइल्स हैं, ये ट्रिक है कि एक जो मिसाइल की श्रृंखला है, जो एक प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये बनाई गई है पटना मिसाइल्स। तो ये जो है वो प्रोग्राम का नाम आप लोग को बताना है। मैंने आपको ट्रिक बताई, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग भी वर्कआउट करें, ताकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपको एग्जाम में भी ये चीज़ें याद रहती हैं। अन्यथा मैं अगर स्पून फीडिंग करता रहूँगा तो आपको इतना याद नहीं रहेगा। ठीक, तो प्लीज़ ब्रेन की जो है एक्सरसाइज जरूर करिए। अगला टॉपिक भी डिफेंस एंड सिक्योरिटी इश्यूज से ही है, संत मिसाइल। ये संत मिसाइल जो है बहुत ही खतरनाक है। इसको बोलते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि टैंक को जो है खत्म करने के लिए मिसाइल बनाई गई है, और ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से लॉन्च करी जाती है। ठीक, और 10 किलोमीटर तक की इसमें रेंज है। सेफ डिस्टेंस पे खड़े होके MMW सीकर के मतलब जरिए बहुत ही प्रिसीजन यानी कि सटीक जो है निशाना लगा के ध्वस्त करती है किसे? टैंक को। ठीक, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। इसको भी डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने अभी टेस्ट किया है, और पोखरन में ही किया है 11 दिसंबर 2021 को। ठीक, और जो है 10 किलोमीटर की रेंज है बता दिया। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिए, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद। ठीक, इससे संबंधित मैंने जो है टेक्स्ट आपको शेयर भी किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। चैनल जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम का, और ये यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, संत मिसाइल जो है ये डिज़ाइन और डेवलप करी गई रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा, जो कि हैदराबाद में है, और भी समन्वय बैठाया है अदर जो डीआरडीओ लैब्स हैं उनके साथ में और इंडस्ट्री के साथ। ठीक, ये जो है ऐसी तीसरी जो मिसाइल है
जो कि स्वदेशी बनाई गई है। और इसके साथ ही साथ अभी इससे पहले जो टेस्ट किए गए थे वो कौन कौन से टेस्ट किए गए थे? एक तो था लॉन्ग रेंज बॉम्ब का, ठीक, लॉन्ग रेंज बॉम्ब का, देखिए यहाँ से हेलीकॉप्टर से फेंका जा रहा है। फिर आपकी संत मिसाइल है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। और इसके अलावा जो है तीसरा जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। मान लीजिए जो है आप एयरफील्ड में जा रहे हो किसी और की टेरिटरी में, तो वहाँ पे कई सारे मिसाइल जो है आपकी एयरक्राफ्ट को मारने के लिए होंगे, तो उस एयरफील्ड को ही ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो है इनका डिफेंस जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाए। तो वो बोलते हैं एंटी एयरफील्ड वेपन, ठीक है। तो ये चीज़ है, कौन सा था? संत मिसाइल, हेलीकॉप्टर्स फेंका जाता है। अभी रिवीजन सारा कराऊंगा मैं आखिरी में। गौतम राघवन जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन डायस्पोरा एक हमारा जो है टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी जो है इंपॉर्टेंट है। ये जो है गौतम राघवन जी हैं, इंडियन ओरिजिन है। इनको अभी एलिवेट करके हेड ऑफ व्हाइट हाउस बना दिया गया है। व्हाइट हाउस यूएसए में है, पर्सनल ऑफिस का हेड बना दिया गया है। कैथरीन रसल को हटा दिया गया जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनिसेफ बन गई, और ये जो है आपके हेड ऑफ व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस बन गए। गौतम राघवन से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल पर्वत दिवस यानी कि माउंटेन डे, ठीक है। ये आपका कब मनाया जाता है? हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका एम यह है कि सतत विकास किया जाए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए माउंटेन का। सतत विकास कैसे होगा? कि हमें इस तरीके से माउंटेन के जो रिसोर्सेज है उनका यूज करना है कि वो फिर से जो है अपने आप को वो पनप भी सके, बिल्कुल खत्म ना कर दो उनके रिसोर्सेज, कि आगे आने वाली जनरेशन को कुछ मिले ही ना, ठीक। तो ऐसा यूज करो, नीड बेस्ड यूज करो, ना कि ग्रीड बेस्ड यूज करो। गांधी जी का एक कोट भी याद आता है इसके साथ ही कि देयर ऑन अर्थ देयर इज इनफ फॉर द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट फॉर द ग्रीड ऑफ द पीपल। तो क्योंकि ग्रीड का कोई अंत नहीं होता। तो उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ जो है माउंटेन की बात करी जाती है माउंटेन डे पर। अवेयरनेस जो है जागरूक लोगों को मनाया जाता है कि भैया माउंटेन की जो जैव विविधता है, यानी कि माउंटेन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षण प्रदान करो, और साथ ही साथ जो डेलिकेट इकोसिस्टम है यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र है उसका भी ट्रेमेंडस प्रेशर में जो आ गया है, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और पोल्यूशन की वजह से, उसको भी बचा के रखना है। माउंटेन करीबन जो है 15% दुनिया की जनसंख्या माउंटेन पे रहती है, और माउंटेन जो है दुनिया के कई सारे जैव विविधता के हॉटस्पॉट जो है वो भी आधे से ज़्यादा तो जो है माउंटेन पे ही पाए जाते हैं। और माउंटेन ये सब यहाँ पे सिग्निफिकेंस यानी महत्व बताया जा रहा है माउंटेन का। यहाँ पे माउंटेन एक और काम बहुत अच्छा करता है, जल ही जीवन है, आपने नाम सुना होगा। दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या को फ्रेश वाटर भी माउंटेन से ही मिलता है। जो आइस होती है ना, मेल्ट होती है, वहीं तो रिवर्स में तब्दील हो जाती है। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इंक्रीजिंग अटेंशन दिया गया माउंटेन से संबंधित। यूएन ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन 11 दिसंबर 2002 में, पहली बार मनाया गया कब? 2003 में। इस बार की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म, यानी सतत पर्वतीय पर्यटन, ठीक। और सस्टेनेबल टूरिज्म जो है माउंटेन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है ताकि लोगों का लाइवलीहुड भी बना रहे। आप जैसे आप जम्मू कश्मीर जाते हो तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो टूरिज्म पे ही जो है उनकी आजीविका चलती है, और इस तरीके से माउंटेन को जब हम सुरक्षित रखते हैं तो पॉवर्टी को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, सामाजिक जो है समावेशन भी कर सकते हैं, लैंडस्केप और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन संरक्षण भी कर सकते हैं, बढ़ावा देने में योगदान कर सकते हैं, ठीक। आप लोग से क्वेश्चन ये है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में 4 जगह हैं, ठीक। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके एक मैप बनाइए और बताइए कौन कौन सी वो 4 जगह हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में। एक तो वेस्टर्न घाट्स है, चलिए मैं बताता हूँ, 3 आप लोग को बताने हैं, ठीक। एक तो आधा है जो, चलिए नहीं आप लोग बताइए फिर मैं बताऊंगा। एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसमें 8 जो है टारगेट हैं, गोल्स हैं, जिसमें कि हिमालयन इकोसिस्टम की भी बात कही जाती है। तो माउंटेन से संबंधित देखिए ये हमारा एक मैंने इंटरलिंक करके आपको पढ़ाया। साथ ही साथ ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, भौतिक जो ये भूगोल है,
इसमें माउंटेन कैसे बनता है, उनकी फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को पढ़नी है एनसीईआरटी से, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज से संबंधित है। तबलीगी जमात। तबलीगी जमात का नाम आपने जरूर सुना होगा, पिछले साल जब कोरोना फैला था। तो अभी क्या हुआ है कि सऊदी अरेबिया, जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है, उसने तबलीगी जमात पर बैन लगा दिया है और ये कहा है कि भैया ये तो आतंकवाद के द्वार की तरीके का है, ठीक है ना, आतंकवाद फैलाता है। तो तबलीगी जमात पर सऊदी अरब की सरकार ने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और सऊदी अरब की जो सऊदी इस्लामिक अफेयर मिनिस्ट्री है, उसने ये भी कहा है कि मस्जिदों में जो है फ्राइडे की जो नमाज होगी उसमें तबलीगी जमात के खिलाफ आपको वार्न भी करना है लोगों को। और सरकार ये भी चेतावनी दे रही है कि अगर कोई व्यक्ति ये पाया जाता है कि वो एसोसिएशन रख रहा है तबलीगी जमात में, तो उस पर भी बैन लगाया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आप किसी तरीके से, सरकार ने लोगों को तबलीगी जमात से जुड़ने के खिलाफ भी चेतावनी दी है। तबलीगी जमात है क्या? एक तरीके से दुनिया में स्प्रेड करता है फेथ को, सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट है, ठीक है ना। तबलीगी जमात जिसका शाब्दिक अर्थ है विश्वास फैलाने वाला समाज, एक सुन्नी इस्लामी मिशनरी आंदोलन है। इसका जो काम है, उद्देश्य है, वो है धर्मांतरण आंदोलन, ठीक है ना। आपका प्रोसेलाइटाइजिंग मूवमेंट है, किसमें, जो मुस्लिम्स हैं और नए मुस्लिम्स हैं उनका फिर से फेथ इस्लाम की तरफ बढ़ाने में के लिए काम करता है कि भैया क्या क्या रिचुअल आपको करना है, अनुष्ठान कैसे क्या करने हैं, पोशाक क्या पहननी है, व्यक्तिगत व्यवहार, ये सब जो है तबलीगी जमात बताते हैं, फैलाते हैं। इसका अगर पृष्ठभूमि देखें तबलीगी जमात का, तो देवबंद क्लरिक एक थे और प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर थे, मौलाना मोहम्मद इलियास खंडलौव, ठीक। तो 1927 में इन्होंने मेवात में इसको चालू किया था। और क्यों चालू किया था? क्योंकि एक पीजेंट्स थे, किसान थे, जो कि कुछ मुस्लिम्स थे जो कि हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, तो उनको वापस से मुस्लिम ट्रेडिशन जो भी परंपरा है उसको फॉलो वो लोग करें, उसके लिए जो है आपका ये मौलाना मोहम्मद इलियास खंडलौव जो है, इन्होंने तबलीगी जमात को चालू किया था मेवात रीजन से। 2 दशक ही इनको सिर्फ हुए हैं, लेकिन इनकी जो फॉलोइंग है काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और मेवात रीजन में के खिलाफ, मतलब आगे भी, बाहर भी चली गई है और इनका काफ़ी सिग्निफिकेंट बेस है पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने इनको जो है ये कहते हुए कि ये टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, इन्वायरमेंट से संबंधित है, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, वन्य जीव अपराध। अभी कुछ डेटा आया है कि 2018 से 2020 के बीच में कुल 2054 केस रजिस्टर हुए, जिसमें कि ख़त्म कर देना, मार देना या फिर जो है गैर कानूनी जो है स्मगलिंग करना वाइल्ड एनिमल्स की इंडिया में 2054 केसेस ऐसे रजिस्टर किए गए हैं। और जिसमें कि 3 सालों में 3836 एक्यूज जो है अरेस्ट भी हुए हैं। ये डेटा है कितने केस हुए, कितने लोग अरेस्ट हुए। जो डेटा है ये रजिस्टर, जो केसेस हैं वो रजिस्टर किसने किए हैं? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये किस एक्ट के अंतर्गत बनता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ये वाली संस्था बनाई गई, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो एक तरीके की क्या हुई, ये वैधानिक निकाय हुई। और साथ ही साथ ये केस रजिस्टर किए गए स्टेट फॉरेस्ट और पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा 3 सालों में। ये जो डिटेल दी गई है, ये जो पर्यावरण मंत्रालय है, उन्होंने लोकसभा में क्वेश्चन के जो है सामने ये पेश किया था। रिप्लाई 29 नवंबर का था, तो उसमें पॉइंट आउट किया गया कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को बनाया ही इसीलिए गया है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम को जो है कंट्रोल, नियंत्रण में किया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे ये बनाई गई है संस्था। कई सारे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है उसने कई सारे ऑपरेशंस चलाए हैं, जैसे कि सेव कुरमा, ठीक। सेव कुरमा 2016-17 में चलाया गया, ताकि जो लाइव टर्टल्स हैं, टॉर्टॉइज हैं, इनकी जो इलीगल ट्रेड होती है, उनको जो है अवैध व्यापार जो है उस और परिवहन जो है उसको
जो है पोचिंग, शिकार जो है उसको खत्म किया जा सके, रोका जा सके। ठीक, दूसरा इनका एक ऑपरेशन है ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1, 2019 और 2020 में चला ये। तो और टर्टल शील्ड 2 तो ये दिसंबर 2020 फरवरी 2021 तक चला। तो इसमें भी इलीगल जो व्यापार, जो अवैध व्यापार हो रहा था लाइव टर्टल्स का, उसको रोकने के लिए चलाया गया। इसी के साथ ही साथ एक और ऑपरेशन ध्यान रख लेते हैं, हो सकता है ये ऑपरेशन ही पूछ ले डायरेक्टली। तो ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड जो है ये किससे संबंधित है? तो ये शहतूत सॉल से संबंधित है, जो कि चिरू एक जो है जानवर होता है और चिरू वूल से मनाया जाता है। तो इससे संबंधित है, शहतूत सॉल से। और ये दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन ये ऑपरेशन किसने किया था? तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा चलाया गया था 2019 अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के बीच में। ठीक, याद रहेगा ना? ये चीज है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट। जनरल स्टडीज पेपर 2 का है वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट। मैंने आप लोगों के पीछे भी पढ़ाई भी थी कल परसों। उसी में कुछ और डेटा इसमें इंपॉर्टेंट आया है। इसमें कहा गया है कि भारत में जो लेबर श्रम करके जो इनकम होती है उसमें आपका मेन जो है, जो आपका आदमी है, और वो 82% तक लेबर जो भी श्रम से इनकम हो रही है उसमें से मेन के पास 82% तक जो है इनकम आती है, और वहीं व्यूमन के पास में सिर्फ और सिर्फ 18% तक आती है। तो ये दर्शाता है एक जेंडर इनइक्वालिटी। समझ में आ रही बात? तो ये एक तरीके से जो है लैंगिक असमानता को दर्शाता है। ये जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के अंतर्गत बताया गया है। ये रिपोर्ट कौन निकालता है? मैंने बताया था आप लोगों को, कमेंट करके जो बताइएगा, समरी रिवीजन में भी कराया था। फीमेल शेयर काफी कम है टोटल लेबर इनकम में, और ये इनइक्वालिटी काफी दर्शाता है। अगर दोनों फीमेल और मेल की दोनों का जो है 50% के आसपास होता अनुपात, तो वो काफी इक्वल माना जाता। लेकिन ऐसा पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है, ठीक है ना? पूरे वर्ल्ड में भी नहीं है। सबसे अच्छा जो महिलाओं का जो लेबर इनकम में जो शेयर है वो यूरोप में है, वो भी 45% के आसपास है, भी बताऊंगा। ठीक, तो ये चीज़ है। रिपोर्ट में 1991 से 2019 के बीच का 30 साल का यहाँ पे इन्होंने डेटा लिया है। 10 से 45% के बीच में ही सारी कंट्रीज करते हैं। 180 कंट्री का लिया गया था इसमें डेटा। भारत जो है आपका करीबन 18.3% सिर्फ महिलाओं का लेबर इनकम है, और ये भारत से भी बुरे हैं काफ़ी सारे कंट्री जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि भूटान 17.5 ही है, ठीक है, भारत से भी कम। बांग्लादेश 16.9%, पाकिस्तान 7.4%, अफगानिस्तान तो आप समझ ही सकते हैं 4.2% सिर्फ महिलाओं का जो लेबर श्रम जो आय होती है उसमें से सिर्फ 4.2% महिलाओं को मिलता है। भारत से जो अच्छे हैं इनको ध्यान रखना, नेपाल, चाइना और श्रीलंका। ठीक, यही क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए कौन सा 4 में से कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो है ज़्यादा महिलाओं की श्रम आय जो है वो ज़्यादा है भारत के कंपैरिजन में। तो नेपाल, श्रीलंका, चाइना में से कोई अगर कंट्री दी जाती है तो उस पर जो है आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर लगा सकते हैं। पैंडेमिक के बाद जो है ये जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है ये और ज़्यादा गिरा है, ऐसा बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। ठीक, ईस्टर्न यूरोप में भी, ईस्टर्न यूरोप जो है पूर्वी यूरोप में है जो है वो भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा फीमेल लेबर इनकम शेयर है, 41% का है। मालदोवा का हाईएस्ट है दुनिया में, 45% है। तो मालदोवा जो याद रखिएगा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। शेयर ऑफ वीमेन जो है टोटल इनकम में ये घटी, ये वैसे अगर देखा जाए तो 1990 में 30% थी पूरी दुनिया का, अगर देखें अभी ये 34% है। तो ओवरऑल तो बढ़ा है भाई, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट वहाँ पे पूछेगा आपको, तो यही लग रहा होगा कि भैया हर जगह घटा, तो आप इसको घटा हुआ बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर है उल्टा। यहाँ पे 90 के कंपैरिजन में अभी 2019 तक जो है लेबर जो इनकम है उसमें व्यूमन का शेयर बढ़ा है, ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, लेबर फोर्स में कौन आता है? जो भी एबल हो, मतलब कहीं आप अगर जॉब आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ उसका क्वालिफिकेशन होती है ना, तो एबल हो और विलिंग भी हो, मतलब जॉब ढूंढ रहा हो, नौकरी करना चाहता हो, तभी वो लेबर फोर्स में आएगा। और एबल और विलिंग होने के बाद भी अगर उसको नौकरी ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयड है, यानी बेरोजगार है, और अगर मिल जाए तो वो एम्प्लॉयड है।
इन अनएम्प्लॉयड कई तरीके की होते हैं, आपके मेंस के सिलेबस में एम्प्लॉयमेंट जो है टॉपिक दे रखा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कई तरीके के होते हैं, फ्रिक्शनल होता है, ठीक, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक, स्ट्रक्चरल होता है। तो ये सारे जो है आपको याद रखने चाहिए, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। समरी क्विक रिवीजन चलिए कर लेते हैं 13 दिसंबर 2021 का, जो कि हमारे टॉपिक है। पहला है ड्रोन स्कूल 5 खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में, ऐसा बताया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट और फिक्की और जो एक माधव इंस्टीट्यूट है आपका मध्य प्रदेश में, इन सबके ज्वाइंट कोलैबोरेशन में एक ड्रोन मेला हो रहा था, वहां पे ये घोषणा करी गई जो हमारे मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन का कि 5 ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे, ठीक। ज्योतिर्लिंगम टेम्पल जो है आपका महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर जो है टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है, देखो अपना देश के अंतर्गत ये टूरिज्म बढ़ाने की बात करी जा रही है। यहाँ पर ज्योतिर्लिंगम पूरे भारत में 12 है। सबसे नॉर्थ में जो है वो है केदारनाथ, सबसे साउथ में जो है वो है रामेश्वरम, सबसे वेस्ट में, सबसे ईस्ट में कौन कौन से हैं आप लोग को बताना है, ठीक। महाराष्ट्र में ही नासिक एक जगह है जहां पे कुंभ मेला भी होता है, वहां पर भी ज्योतिर्लिंगम है। और मैंने आप लोग को बताया जैसे कि 4 ऐसी जगह हैं जहां पे कुंभ मेला होता है 12 साल में। वो कौन कौन सी जगह हैं? एक तो हो गई नासिक, दूसरी हो गई उज्जैन, तीसरी हो गई आपके हरिद्वार, और चौथी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां पे महाकुंभ होता है वो है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में जो है गंगा और यमुना का जहाँ संगम होता है वहाँ पे मनाया जाता है, डुबकी लगा के लोग पवित्र होते हैं। और वहीं हरिद्वार में गंगा रिवर पर, उज्जैन में शिप्रा रिवर पर, और मैंने आप लोग से क्वेश्चन पूछा है कि नासिक में वो कौन सी रिवर है जहाँ पर ये जो है कुंभ मेला होता है, ठीक। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईपीएफओ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, इसकी 50वीं मीटिंग हुई। इंस्टीट्यूट में एक जनरल काउंसिल है जिसके की अध्यक्ष जो है श्रम जो मंत्री होते हैं वो उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत जनरल काउंसिल की मीटिंग हुई, वो 50वीं मीटिंग थी। ये वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट आपका नोएडा में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर। और इस इंस्टीट्यूट की जो है सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो भी श्रम यानी कि लेबर से संबंधित जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको प्रशिक्षण देते हैं और जो है रिसर्च करते हैं लेबर से संबंधित, ठीक। तो जो याद रखिएगा ईपीएफओ वाले। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम जो है, ये एक पिनाका एक मिसाइल है जिसका एक्सटेंड कर दी गई है रेंज, और अभी इसको टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, ठीक। 2 संस्थाएं हैं, 2 लेबोरेटरीज हैं जिन्होंने स्वदेशी रूप से पिनाका का ये एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम बनाया है, दोनों ही पुणे में है, ठीक। ARDI करके है और एक और है, तो जरूर उसके बारे में पढ़िएगा। संत मिसाइल जो है ये है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि टैंक को फोड़ने के लिए ये मिसाइल बनाई गई है। 10 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ये काफ़ी प्रिसीजन के साथ चलती है, और इसको हेलीकॉप्टर से जो है लॉन्च किया जाता है आपका, और जो है काफ़ी प्रिसीजन वाली जो है ये मिसाइल है, हेलीकॉप्टर्स को से जो है फेंक कर मार कर इसको जो है आपका टैंक को उड़ाया जाता है, ठीक। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोग से एक क्वेश्चन पूछा है पटना एक ट्रिक है जिसमें कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, आपका त्रिशूल और नाग, ये सारे जो है एक प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारी मिसाइल बनाई गई हैं। उस प्रोग्राम का नाम क्या है बताइएगा, ठीक। गौतम राघवन ये एक इंडियन ओरिजिन के जो है अमेरिकन हैं जिनको हेड ऑफ व्हाइट हाउस बना दिया गया है अभी रिसेंटली। इंटरनेशनल माउंटेन डे जो होता है आपका वो होता है 11 दिसंबर को हर साल। इस साल जो थीम रखी गई है वो थीम है सतत पर्वत जो है टूरिज्म, ठीक है ना। तो आपका सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म रखा गया है थीम आपका इंटरनेशनल माउंटेन डे, जो कि हर साल 11 दिसंबर को होता है। माउंटेन का महत्व अगर आप समझें तो यहाँ पर एक तो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। एक दूसरा ये है कि ये वाटर हमें फ्रेश वाटर हमें प्रदान करता है। दुनिया की जनसंख्या जो आधी से ज़्यादा जनसंख्या है उसको माउंटेन से ही आपको जो है पानी मिलता है, फ्रेश वाटर मिलता है। और माउंटेन पे दुनिया की 15% से ज़्यादा जो है जनसंख्या रहती है। माउंटेन
पे टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों की आजीविका भी चलती रहेगी, जिससे कि पॉवर्टी और जो है पॉवर्टी को ख़त्म करेंगे हम, और सामाजिक जो है आपका समावेशन यानी कि इंक्लूजन भी किया जाएगा। एक बड़ी ही रोचक न्यूज़ आई है कि तबलीगी जमात जो कि जो भी मुस्लिम्स हैं उनको कैसे ट्रेडिशन क्या रिचुअल फॉलो करने चाहिए इनके बारे में बताता है। तो इसको सऊदी अरेबिया जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है उसने यहाँ इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और ये कहा है कि भैया ये तो आतंकवाद को बढ़ाते हैं। तबलीगी जमात को सऊदी अरेबिया में प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक, तबलीगी जमात जो है आपके जो मियों किसान होते हैं, मियों किसान जो ऐसे मुस्लिम्स होते हैं जो कि हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तो उनको वापस से इस्लाम में जो है सारे ट्रेडिशन समझाना और जागरूक करने के लिए मौलाना एक थे उन 1927 में इन्होंने चालू किया था। ठीक, मौलाना इलियास नाम से। वाइल्ड लाइफ क्राइम जो है पिछले 3 सालों में का डेटा इन्होंने निकाला है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। किसने डेटा निकाला है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा निकाला गया है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो एक वैधानिक निकाय है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। ठीक, और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है कई सारे ऑपरेशन कर चुका है, जैसे कि ऑपरेशन सेव कुरमा यानी कि जो टर्टल्स होते हैं उनका अवैध व्यापार खत्म किया जा सके। दूसरा है ऑपरेशन टर्टल, ठीक, 1 और 2, और तीसरा है ये आपका ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड, जिसमें कि शहतूत शॉल की जो इलीगल ट्रेड होती है, अवैध व्यापार होता है, और उसको रोकने के लिए ये शहतूत की जो शॉल बनाई जाती है चिरू वूल से बनाई जाती है। चिरू एक जानवर होता है, पहाड़ों पे रहता है जम्मू कश्मीर में। ठीक, ऑपरेशन टर्टल शील्ड 1 है और टर्टल शील्ड 2 है आपका। ठीक, ये चीज़ है। और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट अभी आई है जिसमें कि एक रोचक फैक्ट दिया गया इंडिया के द्वारा कि इंडिया में जो टोटल लेबर इनकम यानी कि श्रम आय होती है उसमें से मेन को के जो है 82% तक मेन को मिलता है और फीमेल को सिर्फ और सिर्फ 18% तक मिलता है, जो कि ये दर्शाता है कि जेंडर इनइक्वालिटी है। ठीक, तो ये चीज़ है। पूरे वर्ल्ड में भी देखा जाए तो इक्वालिटी कैसे आएगी भाई, 50-50% दोनों को मिलता, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है पूरे वर्ल्ड में भी। मालडोवा एक ऐसा कंट्री है जो इसमें भी मैक्सिमम 45% तक ही ये देखा गया है। इसमें 180 देशों को लिया गया था और डेटा भी पिछले 30 सालों का है, 1991 से 2019 तक में मालडोवा सबसे ज़्यादा है। और जो है ईस्टर्न यूरोप जो है उसमें सबसे ज़्यादा फीमेल की जो है समानता है लेबर इनकम के अंतर्गत। इंडिया से जो इंडिया का साउथ एशियन वाला जो रीजन है, इंडिया से ज़्यादा अच्छा जो है वो 3 ही कंट्रीज़ कर रहे हैं, श्रीलंका, चाइना और नेपाल। ठीक, बाकी पाकिस्तान हो, भूटान भी, पाकिस्तान और आपका बांग्लादेश, ये सारे के सारे इंडिया से, और अफगानिस्तान तो है ही है, ये सारे के सारे इंडिया से भी इनका खराब इक्वालिटी है फीमेल की लेबर इनकम में। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकम इनक्वालिटी चाइना, श्रीलंका, नेपाल इंडिया से बेटर है, बाकी भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इंडिया से बदतर हैं। तो इसी के साथ में आज का हमारा जो है सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक और बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए, ताकि आपको यहाँ पढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम तक में भी याद रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी आप लोग को अगर क्वेरी है व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272 पर। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।